नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कुछ ऐसे दवाओं के बारे में जिन्हें कि नूट्रॉपिक्स कहा जाता है या जिसका आम भाषा में मतलब होगा कॉग्निटिव एनहेंसर। मतलब जो कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने का काम करती हैं, ऐसी दवाओं के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। बहुत से लोग कई सारे ऐसे दवाइयों की तलाश में रहते हैं या कोई ना कोई ऐसा सप्लीमेंट भी लेते हैं जिससे कि ये उम्मीद रहती है या ये दवाओं में दावे किए जाते हैं कि एक पर्सन की मेमोरी, कंसंट्रेशन, थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी। ना ही सिर्फ सप्लीमेंट्स, जबकि कुछ ऐसी प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाएं भी हैं जो कि कई बार डॉक्टर्स देते हैं जिससे कि पेशेंट्स के थिंकिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आए। इस तरह की दवाओं को ही नूट्रॉपिक कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। नूट्रॉपिक्स या जिनको कॉग्निटिव एनहेंसर्स कहा जाता है, ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि कुछ लोग यूज़ करते हैं ताकि उनकी मेमोरी को वो इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी मेंटल अलर्टनेस को बढ़ा पाएँ, कंसंट्रेशन बढ़ा पाएँ और साथ ही अपने एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो जागते रहें। बहुत अलग अलग तरह के नूट्रॉपिक्स होते हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ होती हैं और वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ कंडीशंस जैसे कि बहुत ज़्यादा नींद आना या नार्कोलेप्सी की बीमारी होना या जैसे एडीएचडी जैसी बीमारियाँ होती हैं, इनमें इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि एक पर्सन को अलर्ट रखा जाए, जगा कर रखा जाए और उसके अटेंशन को इम्प्रूव करके उसको मदद दी जाए ताकि वो अपने डे टू डे टास्क में फोकस बना सके। पर कुछ हेल्दी लोग होते हैं जिनको इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, पर फिर भी वो इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं इस उम्मीद से कि उनकी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, थिंकिंग परफॉर्मेंस है या थिंकिंग जो स्किल्स हैं उनकी, वो इम्प्रूव हो जाएंगी। जितने भी शोध इस दिशा में हुए हैं जो कि हेल्दी लोगों पर किए गए हैं, वो ये बताते हैं कि जितने भी दावे हैं नूट्रॉपिक्स के कि वो हेल्दी लोगों के कॉग्निटिव प्रोसेस को बहुत इंप्रूव कर देंगे, उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, इस तरह का जो एविडेंस है वो बहुत वीक है। इसका बहुत सपोर्टिव प्रूफ नहीं मिलता कि ये दवाइयाँ अगर हेल्दी लोग लेंगे तो उनकी थिंकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी या वो लंबे समय तक इंप्रूव होकर रहेंगी। इस तरह के जो शोध हैं वो अभी तक कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे पाए हैं जिसके बेसिस पर डॉक्टर्स इन दवाओं को रिकमेंड कर सकें हेल्दी लोगों के लिए। और साथ ही इस तरह के दवाओं के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं जिनसे लोगों पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं, उनकी हेल्थ के कुछ दूसरी कंडीशंस वो डेवलप कर सकते हैं। वैसे तो नूट्रॉपिक्स लोगों को मदद देता है जिससे कि उनकी थकान दूर हो जाए, उनके एनर्जी लेवल्स बढ़ें, उनको जो बोरियत रहती है उसे भी दूर करने में मदद मिलती है और जो काम को टालने की जो आदत रहती है जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, उसको भी रोकने में ये दवाएं मदद करती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दवाएं लोगों को इंटेलिजेंट बना दें, उनकी ब्रेन पावर को बढ़ा दें, उनकी मेमोरी या अटेंशन की पावर को कई गुना तक 10-20 गुना बढ़ा दें, या अगर जैसा कि कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि अगर इसे 1 या 2 महीना लिया तो उनकी ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमेशा के लिए। इस तरह के असर इन दवाओं के नहीं होते और इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तभी तक रहते हैं जब तक कि ये दवा शरीर के अंदर रहती है, दिमाग के अंदर रहती है। तो जब ये दवा लेनी बंद की जाती है तो ये थोड़े बहुत जो असर इसके आते भी हैं अटेंशन बनाने वाले, ये भी धीरे धीरे चले जाते हैं। कुछ ये दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे डिपेंडेंस होती है, मतलब एडिक्शन हो सकती है, और इसी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स और साथ ही विड्रॉल इफ़ेक्ट्स बहुत सारे देखने में लोगों में आ सकते हैं। खासकर कि जो युवा हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं, उनके ब्रेन पर और हेल्थ पर इन दवाओं का बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो युवा हैं उनका ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहा है। 15, 20, 25 की उम्र में ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और ऐसे डेवलपिंग ब्रेन में जब इमोशंस, सोशल स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, ऐसे में दिमाग पर अगर इन दवाओं का असर पड़ जाए तो लॉन्ग टर्म तक उनके अंदर इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बनी रह सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं ये थोड़ा लेट एज में देखने में आए और जो इसी वजह से डेवलप हुई हों क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ये कॉग्निटिव एनहेंसर ड्रग्स लिए थे। नूट्रॉपिक्स को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ब्रेन बूस्टर्स, मेमोरी बूस्टर्स, स्मार्ट ड्रग्स, न्यूरो इन्हेंसर्स या स्टडी ड्रग्स। ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं? रिसर्च वैसे तो पूरी तरह से नहीं बता पाई है कि दिमाग में ये दवाइयाँ जाकर किस तरह से असर लाती हैं या इनका काम क्या है
या किस हिस्से में जाकर ये सही तरह से असर लाती हैं। पर जो भी रिसर्च है वो ऐसा बताता है कि ये बॉडी और ब्रेन के कई अलग अलग सिस्टम्स पर एक साथ असर डालती हैं और ब्रेन के कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी ये असर डालती हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि इनकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ये जो ब्लड फ्लो है ये ब्रेन की तरफ भी बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाता है, या ये कहें कि ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है। कुछ न्यूट्रॉपिक्स ऐसी हैं जो कि बॉडी के एड्रेनलिन लेवल्स को बढ़ाती हैं और ये कुछ ऐसे ही इफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत सारा कैफीन मतलब बहुत सारी कॉफ़ी पीने के बाद आते हैं। ये कुछ इसी तरह के असर लाती हैं। मतलब कि लोग जो हैं इनको लेकर कॉफ़ी की ही तरह कई घंटों तक जागे रह सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं और उनको फिर नींद की भी बहुत ज़रूरत महसूस नहीं होती। नूट्रॉपिक कैटेगरी की कुछ दवाओं से कुछ ब्रेन के केमिकल्स जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, खासकर कि डोपामिन, उसके लेवल्स पर भी असर पड़ता है। और यही वो ड्रग्स हैं जो कि डोपामिन पर असर लाकर लत लगा देती हैं। मतलब डोपामिन ही वो केमिकल है जिस पर अगर ये ड्रग्स काम करें तो लोगों को इसकी डिपेंडेंस हो जाती है, मतलब लोग इसके आदी हो जाते हैं। फिर इन दवाओं को लिए बिना वो अपने बहुत से दिन भर के काम नहीं कर पाते। नूट्रॉपिक्स के टाइप्स। जो दवाएं कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं यूजेरोइक्स, दूसरी कैटेगरी की दवाएं होती हैं ADHD वाली दवाएं, मतलब वो दवाएं जो कि उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जिन्हें ADHD होता है। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि बच्चों में या एडल्ट्स में दोनों में दी जा सकती हैं। उन दवाओं को भी यूज़ किया जाता है अटेंशन या कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। फिर तीसरी टाइप की दवाएं होती हैं नूट्रॉपिक सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स ऐसे जो कि मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, जो कि अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, वो भी इस तरह की दवाओं की कैटेगरीज में आती हैं। पहले बात करेंगे यूजेरोइक्स के बारे में। यूजेरोइक्स एक ऐसे दवाओं की क्लास है, कैटेगरी है, जो कि अलर्टनेस को और वेकफुलनेस को बढ़ाने का काम करती हैं, मतलब एक व्यक्ति को जगा कर रखती हैं। सबसे कॉमनली जो यूज़ किए जाने वाला जो यूजेरोइक ड्रग है, दवा है, जिससे कि कॉग्निशन इंप्रूव होती है, वो होती है मोडाफिनिल। इस दवा को 1990 के दशक में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस दवा को नार्कोलेप्सी के इलाज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही ये और भी कुछ स्लीप की कंडीशंस जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या कुछ दूसरे स्लीप डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती है ये दवा। मोडाफिनिल वेकफुलनेस को बढ़ाती है, अलर्टनेस को बढ़ाती है और कई सारे जो स्टिमुलेंट दवाइयां हैं उनसे होने वाले विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करने में और उनके ऊपर जो किसी व्यक्ति की डिपेंडेंसी हो गई है, एडिक्शन हो गई है, उसको भी दूर करने में ये दवा हेल्पफुल होती है। पर फिर भी इस पर बहुत सारा रिसर्च अभी जारी है और इसके क्या क्या दूसरे पॉसिबल यूजेस होते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस बारे में रिसर्च होती रहती है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो मोडाफिनिल हर पर्सन पर अलग अलग तरह से काम करती है और सभी लोग किसी ना किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस करते ज़रूर हैं। सबसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक पर्सन एक्टिव रहने लगता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, हेडेक भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, कभी कभी चेस्ट पेन होते हैं, ऐसा लगता है कि सीने में कुछ चुभ रहा है, या हाथ पैर में या शरीर के किसी अंग में सुई चुभोने जैसी फीलिंग्स, सेंसेशंस आ सकती हैं। कभी कभी कुछ लोगों को डिजीनेस भी आती है, चक्कर सा भी आता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नींद की कमी महसूस करते हैं। हो सकता है कई लोग ऐसा पाएं कि 24 घंटा भी उनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही। एक 2 दिन हो सकते हैं जब वो बिल्कुल सोए ना। नौजिया हो सकता है, नर्वस रह सकते हैं, थोड़ा सा टेंशन, हेडेक, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं? ज़्यादातर जो रिसर्च होता है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स या रिस्क देखने के लिए ही की जाती है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, इस तरह का रिसर्च कुछ खासा अवेलेबल नहीं है। पर जैसा कि नॉर्मली किसी भी दूसरे ड्रग अब्यूज़ के केस में देखा जाता है, अगर इस ड्रग को लंबे टाइम तक लिया जाए, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे लोग अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाने में करेंगे, तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर वो लंबे टाइम तक बने रहें तो कई सारी हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का रिस्क बढ़ा रहता है इनमें। इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही ली जाएँ, ताकि इससे आने वाले कुछ भी हार्म्स जो हैं वो बचाए जा सकें। ज़्यादा डोज में लेना या लंबे टाइम तक लेना, ये दोनों वजहों से लोग कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स इनके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ADHD दवाओं की, जिनमें से सबसे कॉमन होती हैं मिथाइलफेनिडेट,
डेक्स एम्फेटामिन, लिस डेक्स एम्फेटामिन, ये 3 तरह की दवाइयाँ आमतौर पर यूज़ की जाती हैं। मिथाइलफेनिडेट को 1950 के दशक में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि क्रोनिक फैटीग को, डिप्रेशन को और साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। स्पेशली वो साइकोसिस जो कि डिप्रेशन से एसोसिएटेड है, मतलब सीवियर डिप्रेशन में आने वाले साइकोटिक सिम्टम्स। 1990 के दशक में इसको एडीएचडी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाने लगा और आज के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और इंडिया में सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली एडीएचडी को ट्रीट करने वाली दवाइयों में से ये एक दवा है। साथ ही ये रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिव बिहेवियर, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, कुछ इस तरह के बिहेवियर्स को ट्रीट करने में भी यूज़फुल होती है, जो कि कई दूसरे पेशेंट्स में भी देखने में आते हैं सिम्टम्स, जैसे कि साइकोसिस में या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में। इस दवा के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, उन लोगों में भी जिनको एडीएचडी है और उन लोगों में भी जिनको एडीएचडी या कोई भी दूसरी मेडिकल कंडीशन नहीं है, मतलब वो लोग जो कि इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादा डोज में यूज़ करते हैं। खासकर कि स्टूडेंट्स इस दवाओं को काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मेडिकल स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस दवा का इस्तेमाल करते हैं स्टडी इन्हेंसर के तौर पे, मतलब जिससे कि पढ़ाई अच्छी हो पाए, ज़्यादा देर तक अलर्टनेस बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, कई घंटे जागकर कंसंट्रेशन से पढ़ा जा सके। तो इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल में लाते हैं। जो भी रिसर्च है वो बताती है कि इस दवा से ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होती है, जिसकी वजह से लोगों में रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ सकता है। नींद में तो असर आता ही है, नींद कम हो जाती है और कई सारे दूसरे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेट लॉस। मिथाइलफेनिडेट की अगर बात करें तो यह हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से असर करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ लोग बताएंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा उनको वेलबींग महसूस होता है, बहुत प्लेजर महसूस होता है। पेन का, इमोशनल पेन, दुख कोई उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, वो ऐसा बताते हैं। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, एरिथमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग बताते हैं कि उनमें हॉस्टिलिटी, मतलब गुस्सा और पैरानॉइड थॉट्स उनकी बढ़ गई हैं, वो दूसरों के प्रति थोड़े आक्रामक हो गए हैं, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, वो ऐसा पाते हैं। पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ज़्यादा बात करने लगते हैं, ज़्यादा अलर्ट रहने लगते हैं, उनके एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, थकान तो कम होती ही है, साथ में कई बार भूख भी कम हो जाती है, ड्राई माउथ, नोजिया, हेडेक, ये प्रॉब्लम्स भी देखने में आ सकती हैं। सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है, एक पर्सन अपने को बहुत कॉम्पिटेंट पाता है, ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ताकत आ गई है, अब वो बहुत कुछ कर सकता है। तो जो मेनिया के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये दवा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या देखे गए हैं? लंबे टाइम तक अगर इस दवा को यूज़ किया जाए तो इससे रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट्स होने लगती हैं, मतलब एरिथमिया होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट की वेल्व्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। स्किन के कुछ डिसऑर्डर्स देखने में आए हैं, विटामिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, स्किन जो है वो बहुत पीली सी पड़ जाती है, पेट में अल्सर्स, मेल न्यूट्रिशन, ये भी देखने में आया है। कुछ दूसरी मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी देखने में आ सकती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, सोएगा नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी तो रिस्की डिसीजन ले सकता है, रैश ड्राइविंग हो सकती है, कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, फिजिकली कोलैप्स कर सकता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, चक्कर आ सकता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी हो सकती है, वीकनेस भी देखने में आ सकती है। कुछ ऐसे रिपीटेटिव फिजिकल एक्शंस होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है। साथ ही बहुत ज़्यादा अगर डोज कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा इसका अब्यूज़ कर लिया जाए तो इससे दौरे पड़ सकते हैं, कोमा में एक व्यक्ति जा सकता है और सडन डेथ भी हो सकती है। अल्कोहल और कुछ ऐसे ड्रग्स के साथ अगर इसको कंबाइन किया जाए तब तो इसके असर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे, वो है नूट्रोपिक सप्लीमेंट्स। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि कुछ विटामिन बी की कैटेगरी के विटामिन्स हैं, या फिर फिश ऑयल, या कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे कि गिंको बिलोबा। ये कुछ ऐसे सेफर तरीके हैं जिससे कि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। दवाओं के अलावा इन सप्लीमेंट्स को भी कई लोग लेना प्रेफर करते हैं। इनके असर इमीडिएट नहीं होते, एकदम नहीं आते, पर लॉन्ग लास्टिंग असर इन सप्लीमेंट्स के देखने में आते हैं। ये कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, पर ज़्यादातर ये जो सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं इन पर कुछ खासा रिसर्च नहीं हुई है। इनको एडवर्टाइज तो कर दिया जाता है नूट्रोपिक सप्लीमेंट के तौर पर इनकी सेफ्टी, इनकी एफिकेसी, इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्टडी अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए ज़्यादातर जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं वो इन्हें एडवाइस नहीं करती।
पर लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ से रिकमेंड करके इस तरह की दवाइयाँ अक्सर ले लेते हैं। ये जितनी भी दवाइयाँ हैं जो कि ADHD के लिए हैं या फिर कुछ दूसरी बीमारियों को ठीक करने के लिए, जैसे कि यूजोरेक्स वाली दवाइयाँ हैं, ये सब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना बेटर होता है और तभी ज़रूरी होता है जब कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी से पर्सन सफ़र कर रहा हो। पर इनको हेल्दी लोग लें अपनी ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए, अपने को ज़्यादा अलर्ट रखने के लिए, तो किसी ना किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स या लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उनको देखने में आ सकते हैं। इसलिए रिकमेंडेड यही रहता है कि इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल ना किया जाए, या अगर किया भी जाए तो बहुत कम किया जाए और वो भी डॉक्टर की गाइडेंस में ही किया जाए। ज़्यादा यूज़ करना, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना, लंबे टाइम तक लेना सिर्फ इसलिए कि कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, लाइफ में अच्छा कुछ अचीव करेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, इस शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में जो लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक इन दवाओं को लेते रहते हैं वो कई सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी एक्सपीरियंस करते हैं जिससे उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड यही रहता है कि इन दवाओं को ना लिया जाए हेल्दी लोगों के द्वारा, और अगर लिया भी जाए तो डॉक्टर की सुपरविजन में लिया जाए और बहुत थोड़ी डोज पर और बहुत थोड़े टाइम के लिए लिया जाए। मोडाफिनिल, मिथाइलफेनिडेट, ये सारे जो दवाइयाँ हैं ये डॉक्टर्स किसी बीमारी के इलाज के लिए ही देते हैं और इन पर जो ज़्यादातर रिसर्च हुआ है दवाइयों पर वो भी किसी ना किसी बीमारी के ही मामले में हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ इसलिए कि ये दवाइयाँ हैं जो कि ब्रेन पावर बढ़ा सकती हैं, सिर्फ इस वजह से लोग इनको ले लें, ऐसे में बहुत सारी और दूसरी हेल्थ कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ फ़ायदे के लिए लोग जब इनका मिसयूज़ करते हैं तो बाद में बुरे असर भी उनको भुगतने पड़ते ही हैं। इसलिए बेटर है कि इन दवाओं की तरफ बहुत ज़्यादा ना जाया जाए और कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स या कुछ जो भी नेचुरल तरीके हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, उन्हीं पर थोड़ा फोकस करके लोग थोड़ा बहुत टाइम के लिए इस तरह के सप्लीमेंट्स पर फोकस करें। अगर असर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो इन्हें जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। इस टॉपिक पर आगे भी कभी और डिटेल में बात करूँगा। करंट रिसर्च क्या कहती है उस बारे में कभी डिस्कस करूँगा। किस तरह से ये जो दवाएं हैं, केमिकल्स हैं, ये ब्रेन पर असर डालती हैं, इसके बारे में कभी फ्यूचर में कुछ और वीडियोस की मदद से आपके साथ डिस्कस करूँगा, कुछ और जानकारी शेयर करूँगा। इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।